हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि थोड़ा बेटा जैसे मैंने आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया था तो वहाँ पर छायावाद युग और द्विवेदी युग तक हो गया है। और अब हम पढ़ेंगे आगे कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। कौन सा पढ़ेंगे? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है। उसमें पूछा जाता है कि प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखो या प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखो। ठीक है, तो अब हम इस बात को टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे में से क्वेश्चन किसी प्रकार का बेटा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पेपर का समय आपका नजदीक है और थोड़ा सा पेपर का समय भी बढ़ गया है। 10th वालों के लिए 17 तारीख से हो गया अब, और 12th वालों का था वो 10 तारीख से हो गया है। लेकिन कारण बस इतना ही है क्योंकि अब हिंदी का पेपर आपका अंतिम में पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे प्रगतिवाद युग। क्या देखेंगे? प्रगतिवाद युग देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा सभी प्यारे बच्चों, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कौन सा बनाना है? प्रगतिवाद। ठीक है, तो प्रगतिवाद में आगे लिखिएगा कि राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक राजनीतिक के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, वाद है। ठीक है, तो देखो राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य में बेटा क्या है? प्रगतिवाद है। क्या है? प्रगतिवाद है। अब आप लिखिएगा, क्योंकि देखो विशेषताएं, क्या लिखिएगा? विशेषताएं, क्योंकि यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि दो विशेषताएं लिखिए। क्या बन जाता है? दो विशेषताएं लिखिए। तो आप प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिएगा अच्छे से। ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना। क्या हो जाएगा? ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा भी आप लिखिएगा कि सामाजिक समानता की भावना। दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सामाजिक समानता की भावना। ठीक है, सामाजिक समानता की भावना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना सामाजिक समानता की भावना भी देखने को, भावना भी देखने को मिलती है, मिलती है, देखने को मिलती है। वीडियो बना रहा हूं, लाइव कर। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा देखिएगा कि शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति। क्या हो जाएगा? कि शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना देखने को मिली है, की भावना देखने को मिली है।
देखने को मिली है। और चौथा पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि देखो दो पूछ रहे, वैसे दो ही एमपी बोर्ड में टारगेट करता है बेटा कि दो पूछेगा, लेकिन हम तो आपको चार चार बता देते हैं आराम से, जैसे आपकी इच्छा हो, एक की दो के तीन, जितना भी आप लिख सकते हो उसमें, तो दो पूछता है क्योंकि हाईएस्ट तो हमारे पास दो ही है। अगर आप बेटा चारों को याद करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर दो भूल भी जाओगे फिर भी आप कितना बना देंगे, दो तो बना ही देंगे कम से कम, है ना। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, शोषकों के प्रति, शोषकों के प्रति, शोषकों के प्रति आक्रोश की भावना या घृणा की भावना कर सकते हो। क्या कर सकते हो, घृणा की भावना देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है। तो शोषकों के प्रति किसकी, घृणा की भावना देखने को मिलती है। किसकी भावना देखने को मिलती है, घृणा की भावना देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो कि प्रगतिवाद क्या है, तो जैसे ना इससे पहले के थे तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि पहली वीडियो में मैं बना चुका हूं, वहां से आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रगतिवाद क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही मतलब साहित्य के क्षेत्र में क्या है, प्रगतिवाद है। क्या है, प्रगतिवाद है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए, तो हम अच्छे से लिख सकते हैं, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना देखने को मिली है। क्या मिला है, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना, मतलब ईश्वर को ज्यादा नहीं माना गया है, इसमें अनास्था की भावना देखने को मिली है। सामाजिक समानता की भावना देखने को मिली है। क्या मिली है, सामाजिक समानता, मतलब ऊंच नीच का थोड़ा भेदभाव क्या हुआ है इसमें, कम हुआ है, तो सामाजिक समानता की भावना देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, शोषकों के प्रति सहानुभूति की भावना। जैसे मान के चलो कि मुझ पर कोई अत्याचार करे तो मैं कौन हो गया, शोषित हो जाएगा। कौन हो गया, शोषित हो गया, तो मेरे प्रति क्या करेंगे, सब लोग दया की भावना दिखाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, और जो मुझ पर अत्याचार कर रहा है वो बेटा वो क्या हो जाता है, शोषक बेटा क्या हो जाता है, शोषकों के प्रति घृणा की भावना, तो लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे। किस दृष्टि से देखेंगे, घृणा की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, प्रगतिवाद। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, लिखना चाहो बेटा थोड़ा सा लिख लीजिएगा जल्दी से, आप वीडियो बेटा रोक करके लिख लो जल्दी से, है ना। ठीक है। अब चलो, अब हम देखेंगे आगे की तरफ, है ना। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अब हमारा आ गया कि प्रयोगवाद। कौन सा आ गया, प्रयोगवाद। तो हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद, तो इसे लिखिएगा कि प्रयोगवाद इस युग का आरंभ 1943 से हुआ था। इस युग का आरंभ कब हुआ था, इस युग का आरंभ 1943 से हुआ था। कब हुआ था, 1943 से माना जाता है, माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। अब आगे लिखो, इस युग के जनक, युग के जनक अज्ञ जी को माना गया है। किसको माना गया है, अज्ञ जी को माना गया है। किसको, अज्ञ जी को, इसे हाईलाइट कर लेना थोड़ा, है ना, अज्ञ जी को माना गया है, ठीक है। अब आगे की तरफ देखो और अच्छे से, कि इस युग के 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इस युग में, इस युग में 4 तार सप्तक, 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, का प्रकाशन हुआ है। अब आपके मन में एक डाउट आ गया कि सर ये तार सप्तक क्या होता है, क्यों बन सकता है ना डाउट में कि सर ये तार सप्तक क्या है, तो फिर हम उसके बारे में बताएंगे। देखो तो तार सप्तक बेटा क्या है, नंबर 1 पहले अच्छे तरीके से इसे समझ लो बेटा। तो पहले हम तार सप्तक के बारे में बता देते हैं। तो देखो तार सप्तक क्या होता है, तार सप्तक क्या होता है, तो तार सप्तक को देखो अच्छे से बेटा। तो अगर मैं कह दूं कि 7 प्रयोगवादी कवि हो बेटा, कितने हो, 7 प्रयोगवादी। कौन, प्रयोगवादी,
अगर 7 प्रयोगवादियों का एक समूह बन जाता है बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्तक कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सप्तक कहलाता है। तो 7 प्रयोगवादी कवियों की रचना के संकलन, प्रयोगवादी कवियों की रचना का संकलन, रचना का संकलन, रचना का संकलन, रचना के संकलन, ऐसे कर लो क्या, रचना के संकलन को तार सप्तक कहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट समझ में आ गया आपको मैं अच्छे से कि देखो तार सप्तक क्या होता है? अगर प्रयोगवाद की कोई 7 कवि हो जाए, वो एकत्रित हो जाए, अगर वो इसका रचनाओं का संकलन बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम तार सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। तो अब देखो प्रकाशन देख लो तार सप्तक का, क्या प्रकाशन देख लो, प्रकाशन देख लीजिएगा तार सप्तक का, प्रकाशन देख लो। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन देखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन देखो। तार प्रथम प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन 1943 में अज्ञ ने किया था। 1943 में अज्ञ ने किया था। अज्ञ ने किया था। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन प्रकाशन 1951 में अज्ञ ने किया। 1951 में अज्ञ ने किया, अज्ञ ने किया था, अज्ञ ने किया। और अज्ञ का देखो ये हो गया बेटा, पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951, यानी 1951। कितना हो गया? 1951, 1951। ठीक है, और पहला हो गया कब? 1943 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर अज्ञ का पूरा नाम लिखो। क्वेश्चन क्या बन जाता है? अज्ञ का पूरा नाम लिखो। तो अज्ञ का पूरा नाम लिखो, अज्ञ का पूरा नाम, अज्ञ का पूरा नाम। तो अज्ञ का पूरा नाम क्या है उसे भी देख लीजिएगा अच्छे से। देखो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, चिदानंद। ठीक है ना, सच्चिदानंद। और पूरा नाम हीरानंद, हीरानंद। और एक हो गया बादशाहनंद। कौन हो गया? बादशाहनंद, बादशाहनंद है ना, बादशाहनंद इधर लिख देते हैं, बादशाहनंद। यानंद, तो बादशाहनंद। तो इनका पूरा नाम इधर ही लिख दो यार, ये तो बादशाहनंद। ठीक है, बादशाहनंद हो गया। कौन हो गया? बादशाहनंद हो गया। ठीक है, अज्ञ। अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा? चलो ठीक है, अज्ञ, ये लिखा है क्या? अज्ञ। ठीक है, तो देखो देखो अज्ञ का पूरा नाम क्या हो गया? सच्चिदानंद, हीरानंद और बादशाहनंद। ये ओटी आ जाती है कि अज्ञ का पूरा नाम लिखो तो आप बता पाओगे सच्चिदानंद, हीरानंद और बादशाहनंद। ठीक है, कोई डाउट यहाँ से ओटी से? तो ये ओटी बहुत अच्छी ओटी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन एमपी को सीधा सीधा टारगेट कर देता है कि अज्ञ का पूरा नाम लिखो, तो आप बता पाओगे सच्चिदानंद, हीरानंद और बादशाहनंद। बेटा क्या? बादशाहनंद बेटा। ठीक है, बादशाहनंद बेटा। अब बताओ यहाँ से कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि ध्यानपूर्वक आप एक लगन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके पेपर बेटा नजदीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अब तो हर चीज
मैं कॉम्प्रोमाइज करना बेटा, लेकिन पढ़ाई में नहीं, बिल्कुल भी करना है आपको। क्योंकि अभी क्या है बेटा, 1 महीने की बात है, 1 महीने आपके पेपर चलेंगे। अगर दुनिया की चकाचौंध में या रंग बिरंगे संसार में बेटा आप अभी खो जाते हो ना, तो आगे चल करके कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि यही तो है जो समय बेटा जब तुम घर की नींव रखते हो ना, तो घर की नींव मजबूत होना चाहिए, ना कि बेटा ऊपर। तो अगर नींव मजबूत हो जाती है तो मकान भी एक लंबे समय तक टिकता है। तो आज उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा देखो, आज अगर अच्छी से मेहनत कर लोगे आप, तो आने वाले भविष्य में बेटा आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा साथ। अंतिम समय तक बेटा मैं आपके साथ जुड़ा हूं और अंतिम समय तक कुछ ना कुछ जरूर देता रहूंगा। जैसे कवि परिचय है, लेखक परिचय है, मैं एक एक वीडियो में बेटा आपको कराऊंगा, और वो भी इंपोर्टेंट कोई भी समस्या, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देख लो बेटा, ये और रह गया तो उसे भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो इसकी वो लिखना है, हमें क्या लिखना है अभी, प्रयोगवाद में क्या लिखना है, विशेषताएं। तो यहाँ से विशेषताएं लिखिएगा बेटा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया था बेटा कि प्रयोगवाद का विशेषता लिखो। देखो, प्रयोग का अर्थ ही क्या हो गया, नए नए प्रयोग करना, कि अगर किसी में नए नए प्रयोग हो रहा है तो प्रयोगवाद में हुए होंगे पहले। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं लिखो, इसकी विशेषताएं लिखते जाइएगा। नंबर 1 लिखो कि बुद्धिवाद की प्रधानता किसकी होगी इसमें, कि बुद्धिवाद की प्रधानता। अब देखो, बुद्धिवाद की प्रधानता तो होगी, तो जिसमें बुद्धि होगी वही तो नए नए प्रयोग करके लेके आ पाएगा। क्या अगर सब लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना। तो बुद्धिवाद की प्रधानता इसलिए है इसमें, क्योंकि नए नए जो प्रयोग करेगा उसमें बुद्धि का विकास होगा। तो ये क्या हो गया, प्रयोगवाद हो गया। तो बुद्धि की प्रधानता कौन से वाद में होगी, प्रयोगवाद में होगी। ठीक है, अब चलो आगे से, निराशावाद की प्रधानता कौन सी होगी, निराशावाद की प्रधानता। अब मुझे बताओ, अगर आपने कोई प्रयोग किया और प्रयोग किया अच्छे से, अब क्या हुआ कि आपको उसमें असफल हो गए, तो बुद्धि थोड़ा बेटा काम करना सिर्फ कम कर देती है, कहती है कि नहीं अब हम असफल हो गए, अब हमें काम नहीं करना चाहिए बेटा। लेकिन नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उत्तेजित होकर के रहना है बेटा। देखो, अपने दिमाग को संतुलित बना करके रखना है। तो देखो, ये विशेषता याद करने का तरीका अच्छा सा हो गया कि बुद्धिवाद की प्रधानता है, क्योंकि प्रयोग करेगा उसमें अच्छी अच्छी बुद्धियों का प्रयोग होगा। तो हरदम प्रयोग करेंगे तो हरदम तो बेटा सफल कोई भी नहीं होता है। तो क्या हो जाता है बेटा, निराशावाद हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा निराश से हो जाएंगे, तो निराशावाद की प्रधानता भी होगी। तो एक विशेषता बन गई, दो विशेषता बन गई कि नहीं बन गई, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अच्छे से बढ़िया। अब देखो, कर्म की प्रधानता करनी पड़ेगी बेटा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता, प्रधानता। देखो, अगर देखो गीता भी कहती है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब मान के चलो बेटा कि तो बुद्धि नहीं होती तुम्हारे पास, अगर बुद्धि नहीं होती तो तुम कर्म भी नहीं करते, और कर्म भी नहीं करते तो निराश भी नहीं होते। तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ कि घर पे ही बैठे रह गए। तो देखो बेटा, बुद्धि अगर अच्छी आपकी प्रधानता है तो आप कर्म भी कर रहे हो, तो अगर उसमें सफल भी हो जाते तो आपको अच्छा लगेगा, और कभी बेटा असफल रहेगा तो थोड़ा निराशवाद की भावना हो जाएगी। तो देखो, बुद्धि की प्रधानता देखने को मिलेगी, और निराशावाद की भी प्रधानता देखने को मिलेगी, और क्या, कर्म की प्रधानता भी देखने को मिलेगी, और रूढ़ियों का विरोध मिलेगा। किसका मिलेगा, रूढ़ियों का विरोध मिलेगा। रूढ़ियों मतलब बुरी भावनाओं का क्या मिलेगा, विरोध मिलेगा, रूढ़ियों का विरोध मिलेगा। ठीक है, रूढ़ियों का विरोध, रूढ़ियों का विरोध देखने को मिलता है। ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताना जरूर, समझ में आया यहाँ पर। क्योंकि देखो, प्रयोग है बेटा, हमें आस्ते आस्ते पढ़ना है हिंदी को, कोई प्रेशर नहीं लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, प्रयोग कह रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयोग कह रहा है तो बुद्धि तो होना ही चाहिए। और बेटा किसी काम में असफल हो गए तो निराश तो होंगे हम। ठीक है, मुंह फुला के बैठा रहे कि नहीं निराश हो गए, बेटा ऐसे नहीं रुकना है आपको। बेटा देखो, हर बार सफलता नहीं मिलती है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको हर बार प्रयास करता रहना पड़ेगा। तो देखो, निराशावाद बेटा, अब देखो मान के चलो कि जिसने कर्म ही नहीं किया बेटा, तो उसे सफलता कहां से आएगी, उसके पास नहीं आ पाएगी ना सफलता। तो बेटा पहले क्या होना चाहिए, हमें कर्म तो करना चाहिए, क्योंकि गीता भी कहती है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो बेटा कर्म भी करो, और रूढ़ियों के प्रति क्या मिल जाएगी बेटा, विरोध की भावना मिल जाएगी। अब थोड़ा इसके कवि भी देख लो, अब इसकी बेटा हम कवि भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कवि हैं। ठीक है, अब देखो,
हाँ बेटा, पहले आप देखो यहाँ पर लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन पहले से बेटा अभी मैं दो यहाँ पे डिवाइडेशन कर देता हूँ, ठीक है। एक कर देता हूँ कौन सा बेटा, कि प्रयोगवाद, कौन सा कर देता हूँ, प्रयोगवाद, और इधर कर देता हूँ बेटा प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, ठीक है। प्रयोगवाद और एक साइड हो गया अपना प्रगतिवाद, बढ़िया मस्ती मस्ती से चलेगा, है ना। अब देखो दोनों की कवि लिख लो बेटा, इधर एक ही लिख दो बेटा, देखो कवि लिख दो प्रयोगवाद के, तो प्रयोगवाद की एक साइड डालो बेटा कवि, और एक साइड डालो रचनाएं, कवि डालो एक साइड और एक साइड डालो बेटा रचनाएं, ठीक है, कवि और रचनाएं, और इधर भी डालो एक साइड कवि और रचनाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो दो कवि लिख लेते बेटा, त्रिलोचन की कर लो बेटा धरती, नंबर हो गया त्रिलोचन, त्रिलोचन की कौन सी हो गई, एक धरती रचना हो गई, ठीक है। धरती के बाद आप बेटा मिट्टी की बारात भी कर सकते हो, मिट्टी की बारात, बारात, ठीक है, तो इनकी रचना हो गई। एक और कवि लिख लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत, आप सभी लोगों को याद होगा बेटा, क्या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत लिख लीजिएगा बेटा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत बेटा, और सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है बेटा युगवाणी, युगवाणी बेटा, युगवाणी हो गई। तीसरे कवि एक और लिख लीजिएगा बेटा शिवमंगल से। अब देखो आपको तीसरे लिखने की क्या जरूरत है बेटा, अब देखो जिसमें मैंने पढ़ाया आपको प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद को बेटा देखो आपको जैसे कोई कवि आपको मिल जाए प्रगतिवाद के, आप आसानी से लिख सकते हो। दो कवि इसके भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक तो लिख बेटा भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी हो जाएगी, बताओ, सन्नाटा छा गया, क्या छा गया, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा, तो सन्नाटा किसकी रचना हो जाएगी, इन्हीं की हो जाएगी, ठीक है। और एक हो गया, दूसरा भी लिख लीजिएगा। अब देखो दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार का क्या हो गया, सूर्य का स्वागत करेंगे, किसका स्वागत करेंगे, सूर्य का स्वागत करेंगे, सूर्य का स्वागत करेंगे, ठीक है। तो सूर्य का स्वागत किसकी है, अब वो बताया है आपको याद हो तो, कि उसमें कहता है कि एक सूरज है, जब इतनी गर्मी बढ़ रही है और सूरज की अगर शादी हो गई ना, तो इसकी तो एक पत्नी होगी, और पत्नी के बेटा कितने बच्चे हो जाएंगे, तो ना जाने कितनी गर्मी हो जाएगी प्रकृति में। तो वही है बेटा दुष्यंत कुमार की, देखना। तो सूर्य का स्वागत किसने किया था, दुष्यंत कुमार ने किया था, किसने किया था, दुष्यंत कुमार ने किया था। तो ये हो गए अपने प्रयोगवाद के। आप आगे जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का भी लिख सकते हो इसमें बेटा, ठीक है। आगे के लिख दो, श्रीकांत लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। अरे बेटा ये मैंने नई कविता के आपको करा दिए, चलो लोगों को एक सेकंड बेटा, कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है ना, इसमें क्या है बेटा, ये नहीं थे, ये नई कविता लिख लीजिएगा ऊपर, ये नई कविता की कवि है बेटा, कौन सी कविता के, नई कविता की है, ठीक है, नई कविता की कवि है बेटा, और वो प्रगतिवाद के, किसके हैं, प्रगतिवाद के। अब मैं आपको प्रयोगवाद और लिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्रयोगवाद में यहाँ पर लिखा देता हूँ। तो प्रयोगवाद में देखिएगा बेटा, वो गलती हो गई थोड़ा बेटा ऊपर लिखने में, प्रयोगवाद लिख लो बेटा धर्मवीर भारती, बेटा प्रयोगवाद में धर्मवीर भारती है, कौन है, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी हो जाएगी बेटा, धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी अपनी, कौन सी हो जाएगी, अंधा युग, कौन सी है, अंधा युग। और अंधा युग क्या है, नाटक है, क्या है अंधा युग, नाटक है। तो याद रखना इस बात को, ये कोटी पूछ ली जाती है 12th वालों में। तो धर्मवीर भारती, ये किसका लिख रहे हैं हम, आपको पता है बेटा प्रयोगवाद का है, किसका है, प्रयोगवाद का, ठीक है, प्रयोगवाद का ये है, ठीक है। आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। और दूसरे नंबर पे लिखिएगा आप अच्छे से बेटा कि गिरजा कुमार माथुर, कौन, गिरजा कुमार माथुर। देखो गिरजा कुमार माथुर की बेटा 10th में एमपी बोर्ड में पहले एक रचना थी, एनसीईआरटी में बेटा अभी भी होगी शायद अदर बोर्डों के लिए, कि गिरजा कुमार माथुर की थी छाया मत छूना। तो उसमें क्या बताया जा रहा था कि पुरानी बातों को अगर याद करोगे तो बेटा क्या होगा, दुख तो होगा कि देखो अपने मान के चले गए कोई खेल पहले का हो अपने जीवन में जो खेला गया हो, अब मान के चलो तुम पुरानी बातों को याद कर करके बेटा रात रात भर रो रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, गिरजा कुमार माथुर उसमें कहते थे कि छाया मत छूना। छाया का अर्थ ये हो गया कि पुरानी बातों को याद करोगे वो कष्ट प्रिय होंगी, कष्टदायक होंगी। तो गिरजा कुमार माथुर का कौन सा हो गया, बताओ मुझे जल्दी से। गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान, किसके धान, धूप के धान, धूप के धान,
धूप के धान, ठीक है। और गिरजा कुमार महातो थोड़ा अच्छा सा है, थोड़ा एक और लिख लीजिएगा बेटा इनका, नाश और निर्माण, नाश होगा तभी निर्माण होगा, नाश और निर्माण, कोई भी चीज हो बेटा नाश होगा तभी तो निर्माण होगा। अब जैसे मान के चलो कि ये फोन है, खराब हो जाएगा तभी तो इसे मैं समझ पाऊंगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि नाश और निर्माण बेटा। तो देखो किसकी है, गिरजा कुमार महातो की, दो कभी आप आसानी से लिख सकते हो बेटा। बताओ कोई डाउट यहाँ से, किसी प्रकार का डाउट हो बेटा मुझे बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर याद रखना थोड़ा जरा, देखिएगा बेटा, थोड़ा यहाँ पर याद रखने की एक बात है बेटा, क्योंकि देखो अभी मैं ना इस बारे नई कविता को बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज ना पूरा शायद खत्म हो जाएगा आपका, तो नई कविता को मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज अभी थोड़ी सी समय के लिए बेटा, क्योंकि दो हमें क्या लिखना है बेटा, उनकी विशेषता लिखनी है। तो उसे अब देख लेंगे बेटा हम नई कविता को, किसको देख लेंगे, नई कविता को। तो ठीक है सब लोग हेडिंग बना लीजिए बेटा नई कविता, बेटा क्या बना लीजिएगा, नई कविता, ठीक है। तो नई कविता का थोड़ा सा पॉइंट और है बेटा, देखो इसमें हास्य व्यंग की प्रधानता, देखो नई कविता है तो इसमें नए नए प्रयोग देखने को मिले, कैसे मिले हैं, नए नए प्रयोग देखने को मिले। तो पहली विशेषता बन गई हमारी, इस युग में नए नए प्रयोग देखते हैं, इस युग में नए नए प्रयोग देखने को मिले हैं, अब पता है तुम इसमें नए नए प्रयोग देखने को मिले, इसमें नवीन प्रयोग भी देखने को मिले। कौन से मिले, नवीन, नए नए जगह पर क्या ले सकते हो, नवीन प्रयोग भी देखने को मिले। अब देखो इसमें नवीन शैली का प्रयोग हुआ है, कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, आप लिख सकते हो इसमें नवीन शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें हास्य व्यंग की प्रधानता है, किसकी है बेटा, हास्य व्यंग की प्रधानता है, किसमें, इसमें हास्य व्यंग की क्या है प्रधानता है, मतलब इसमें हास्य वाली ज्यादातर हमें रचना देखने को मिली है, ठीक है। हास्य व्यंग की प्रधानता हो गई। अब देखो अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण हुआ है, अनुभूतियों का वास्तविक क्या हुआ है, चित्रण हुआ है, अनुभूतियों का क्या हुआ है, वास्तविक इसमें क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। कोई डाउट यहां से नहीं है ना, ओके धन्यवाद। चलो आगे की तरफ देखते हैं हम, लघु मानवता की भावना देखने को मिली है, किसकी, लघु मानवता, लघु मानवता, लघु मानवता की भावना देखने को मिली है, देखने को मिली है, ठीक है। अब देखो बेटा नई नई कविता के देखो आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि हमारे बेटा समझने की बात है, नई नई बात हो रही तो इसमें नए नए प्रयोग तथा नवीन शैली का प्रयोग देखने को मिला है, ठीक है। और इसमें हास्य व्यंग की प्रधानता है, कौन सी व्यंग की प्रधानता बेटा, हास्य व्यंग की प्रधानता है। और तीसरा पॉइंट बता सकते हो कि अनुभूतियों का विस्तार मिला है बेटा, क्या मिला है, अनुभूतियों का विस्तार मिला है। तो बेटा यहाँ पर और इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हो तो इसके बेटा कवि आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नई कविता के कवि ये रहे बेटा, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है नई कविता के, ठीक है। बताओ यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ बेटा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर कोई भी समस्या बनती है आपको हिंदी के अंतर्गत बेटा, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप 9301044985 पर बेटा मेरे लिए कॉल करें और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि बेटा अब पढ़ाई के प्रथम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है बेटा। आपकी मैसेज आप पे तुरंत देखे जाएंगे बेटा, ठीक है, और सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको तुरंत। जो भी समस्या बने आप कांटेक्ट कीजिएगा और टॉपर एकेडमी से हमेशा जुड़े रहिएगा। आपके भाई और आप जो समझ हो बेटा वो आपके सामने खड़े हैं, दोस्त अच्छे आपके और भाई, क्योंकि घनश्याम सर बेटा आपको शिक्षक की तरह नहीं एक भाई और दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। और आपसे मैं कह रहा हूं एमपी बोर्ड वाले खास व्यक्तियों के लिए बेटा यह बात है कि बिल्कुल भी चूकना मत, जो मैंने डाला है बेटा वही है, क्योंकि अभी तो इंपोर्टेंट सीरीज आएगी बेटा, मैं इस पर इंपोर्टेंट सीरीज कराऊंगा, ठीक है। आप निश्चित रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और जो भी आपके साथी हैं बेटा उनकी तैयारी नहीं चल पा रही अच्छी, वीडियो को जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूं, धन्यवाद।